सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 71 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science geography and we will revise the chapter resources and development in this worksheet. So as you all know, लास्ट वर्कशीट में हमने 1 मार्कर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए थे। आज की इस वर्कशीट में हम 3 and 5 मार्कर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिसोर्सेज, राइट अ नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए ये 5 मार्कर क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसमें इतना लिखना ही पड़ेगा अगर ये आता है तो, नहीं तो हम इसको कट शॉर्ट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सो everything available in our environment that can be used to meet our needs and the technology available to make it which is economically feasible and culturally valid is called resources। तो देखिए इस environment में वो सारी चीज़ें उपलब्ध, सारी चीज़ें जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जिसको कि बनाने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी है यानी हमारी रीच में है और कल्चरली वैलिड भी है। तो वो जो भी चीज़ है, जो भी थिंग है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 बेसिस पर डिवाइडेड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के बेस पर हाउ मैनी रिसोर्सेज आर देयर। देयर आर 2 रिसोर्सेज on the basis of origin: biotic resources which has life and abiotic resources which has not life. तो biotic resources just like humans, animals, etc. and example of abiotic resources are such as rocks, metals, etc. Now the second base is based on the exhaustibility, यानी खत्म होने के आधार पर। तो there are 2 resources on the basis of exhaustibility: renewable resources which can be used repeatedly, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, like air and water, and non-renewable resources are which can be used only one time, that is minerals. Now the third base on the basis of ownership के बेस पर there are 4 resources. First is individual resources। देखिए जिस पर कि क्या बोलते हैं, कोई 1 पर्सन का ही ओनरशिप होता है या कुछ पर्सन्स जो है मिलकर उनकी ओनरशिप होती है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, दैट इज़ लैंड, गार्डन, एक्सेट्रा। एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिन पे की पूरी कम्युनिटी की ओनरशिप होती है, यानी वो उसके ऊपर किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप नहीं होती, सच एज पार्क, क्रिमेशन ग्राउंड, एक्सेट्रा। नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज जिस पर की ओनरशिप जो है किसकी होती है, पूरे नेशन की होती है, पूरे देश की होती है, जस्ट लाइक मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एक्सेट्रा आर नेशनल रिसोर्सेज। एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिस पर इस पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्री की ओनरशिप है, यानी जिसको कि सब पूरी जितनी कंट्रीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक ओशंस एंड सी। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज which are found in a region but have not utilized known as potential resources, यानी वो किसी रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, that is called potential resources. Then second is developed resources in which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization, known as developed resources. तो देखिए सिंपल से अगर हम कह देते हैं कि ये अवेलेबल भी हैं और हम इनका बहुत अच्छे से यूज़ भी कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड developed resources.
Then stock. What is stock? Materials in the environment which have potential to satisfy human needs, but human beings do not have appropriate technology to access these is known as stock. यानी कहने का मतलब है कि वो सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं और वो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई भी कर सकती हैं, लेकिन ह्यूमंस के पास उनको यूज़ करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है. सो दे आर कॉल्ड स्टॉक. एंड द रिजर्व्स इज reserve, the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. तो देखिए कहने का मतलब ये है कि रिज़र्व क्या होता है. रिज़र्व स्टॉक का ही वो वाला पार्ट है जो कि यूज़ करने के लिए अवेलेबल है और लेकिन अभी तक उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया गया है. तो दैट इज़ कॉल्ड रिज़र्व. Now the second question is describe the various factors which are responsible for soil formation. तो देखिए soil formation के लिए responsible factors के बारे में हमें describe करना है. तो मैंने यहाँ पर सिर्फ points लिख दिए हैं, आप इसको explain अपने आप करेंगे, मैं इसको आपको समझा रहा हूँ. The following elements play an important role in soil formation. तो यहाँ पर जो अभी हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट इज पेरेंट रॉक. तो देखिए जैसी पेरेंट रॉक होगी, देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो जैसी रॉक होगी उससे बनने वाली सॉइल भी वैसी ही होगी. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. तो देखिए जहाँ किसी रीजन का क्लाइमेट, जिस तरीके का क्लाइमेट है जिस कंट्री का, जैसे मान लीजिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है तो वहाँ की जो सॉइल भी होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, और अगर कहीं कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ की सॉइल बिल्कुल वैसी ही होगी. तो क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट इज़ वेजिटेशन. तो देखिए वेजिटेशन जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन्स उसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी है अगर वो ज़्यादा होगी तो वो फर्टाइल सॉइल होगी, नहीं तो वो कम फर्टाइल सॉइल होगी. ओवरग्रेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो देखिए जितने भी हमारे कैटल्स हैं उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ओवरग्रेजिंग करते हैं तो वहाँ की सॉइल भी बिल्कुल ख़राब होती चली जाती है और वो वैसी ही बन जाती है. एंड लास्ट इज़ रेनफॉल. तो रेनफॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर देखिए जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मडी होती है, उसके अंदर जो वाटर को एब्जॉर्व करने एब्जॉर्बिंग पावर भी ज़्यादा होती है और वो हमेशा उसमें मॉइस्चर रहता है. नहीं तो जहाँ रेनफॉल कम होता है तो वहाँ की सॉइल हमेशा ड्राई रहेगी. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मेंशन अबाउट सम of the environmental issues which may arise due to non-judicious utilization of resources. तो देखिए अब हमें बताना है कि जब हम resources को बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं तो उससे हमारे सामने कौन कौन से environmental issues arise हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं. तो आंसर इज़ excess consumption of resources can cause the following problems. तो देखिए अगर हम रिसोर्सेज को एक्सेस यूज़ करें तो उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ सकती हैं. फर्स्ट इज़ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन देखिए क्योंकि क्या होता है, हम रिसोर्सेज का एक्सेस कंजम्पशन कर रहे हैं, हम ट्रीज़ को काटे ही जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, फ्लड आ रहा है. फ्लड के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, जिससे अब आगे तो एग्रीकल्चर तो फिर होगा ही नहीं ना अगर सॉइल इरोजन होगा तो. देन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे जब हम अपने रिसोर्सेज को खूब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, खूब ज़्यादा उसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते चले जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, सी लेवल ऊंचा हो रहा है, बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ रहे हैं. पॉल्यूशन भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जो कि एक्सेस कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण हो रही है. देखिए जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को हम यूज़ करते ही जा रहे हैं और न्यू व्हीकल्स बनाते जा रहे हैं, जिससे पोल्यूशन और ज़्यादा हो रहा है. देन क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि
ऐसे एरिया जहाँ पर पहले केवल कोल्ड क्लाइमेट था, अभी वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट नहीं रह गया है, तो इससे वहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या डेजर्टिफिकेशन होता चला जा रहा है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है जब हम पेड़ वगैरह काट देते हैं तो बारिशें कम हो रही हैं, तो वहाँ की जो लैंड है वो सारी डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हम सारे के सारे फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जो बायोडाइवर्सिटी इंडिया में है वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही है। तो ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है। कॉन्सिक्वेंसेस of environmental degradation do not respect national और state boundaries, support the statement with example। तो देखिए कि जो धीरे धीरे पर्यावरण का खराब होना जो है वो किसी चीज़ को नहीं देखता, ना तो किसी देश को, ना किसी राज्य की सीमाओं को। तो आपको इस सेंटेंस को प्रूव करना है विद एग्जाम्पल्स। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा बड़ा ज़रूर बन रहा है, लेकिन आप इसको कट शॉर्ट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो पहले तो हमें यही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा होता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज एंड कैन बी सीन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। तो देखिए कि ये जो इफ़ेक्ट है, इसका इफ़ेक्ट है वो दुनिया की सभी देशों में, सभी पार्ट में ये है। फॉर एग्जाम्पल, land degradation affects the agricultural productivity of land as well as food security। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होता है, जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है वो भी लो होती चली जाती है, और अगर वो लो होगी तो क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। नाउ द सेकंड पॉइंट, एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या है, वो टेम्परेचर को राइज करने में, हमारे एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसके लिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इट अफेक्ट्स एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेदर इट इज़ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री। और ये सभी जितना भी वर्ल्ड के और ये दुनिया के जितने भी देश हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री हैं चाहे डेवलपिंग कंट्री हैं, सभी हिस्सों पर ये इफ़ेक्ट कर रहा है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एडिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन एंटार्क्टिक रीजन। तो देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं ये क्या हैं, वातावरण में फैलती जा रही हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन लेयर है एंटार्क्टिक रीजन पर, वो वहाँ पर वो ख़राब होती चली जा रही है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ पोल्यूशन ऑफ वाटर अफेक्टेड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन होल वर्ल्ड। तो देखिए जैसे जैसे वाटर पोल्यूट हो रहा है तो वो सभी दुनिया के सभी हिस्सों में ऐसा हो रहा है, और वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। तो आज दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर झेल रही हैं, यानी पानी की कमी को झेल रही हैं। Now the last is pollution of air has created respiratory diseases in humans of all parts of the world because harmful gases imbalance the composition of atmosphere। तो जो एयर पोल्यूशन है उससे हमें सांस की बीमारियां हो रही हैं, और ये केवल हमारे इंडिया में ही नहीं है, दुनिया के सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये हार्मफुल गैसेस क्या कर रही हैं, एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को डिसबैलेंस कर रही हैं, इम्बैलेंस कर रही हैं। Now the fifth question suggests the measures to solve the problem of land degradation। तो land degradation को solve करने की, उस problem को solve करने के लिए हमें कुछ measures बताने हैं। तो so the answer is afforestation, मतलब दोबारा से forest को लगाना by planting trees, जिसके कारण land degradation की problem को solve किया जा सकता है। Control and proper management ओवर ग्रेजिंग। तो देखिए हमें अपने कैटल्स पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल रखना पड़ेगा ताकि वो ओवर ग्रेजिंग ना करें, इससे भी लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए माइनिंग में क्या होता है, जब माइंस की जाती हैं तो उसके बाद जब वहाँ से मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कारण क्या होता है, लैंड डिग्रेड होती चली जाती है। टू प्लान फॉर प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स।
तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको डिस्चार्ज करते समय प्रॉपर हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए ताकि वो लैंड को आके ख़राब ना करें। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, जितनी भी वेस्ट लैंड्स हैं उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए ताकि लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। एंड द लास्ट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। तो देखिए जो डेजर्ट में ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो एक जगह से जब उड़ के चले जाते हैं तो उधर वो लैंड ख़राब होने लग जाती है, तो उसको हम उसके आसपास थ्रोनी बुशेस को उगा दें तो वो ड्यून्स बने रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, 4 मार्क्स। तो इसमें करना क्या होता है, आपको रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, उसको आपको रीड करना है और उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करना है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी जो प्लानिंग है वो कहीं पर भी रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत ही एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये इंडिया में तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अनइवन है, यानी सब जगह एक जैसी नहीं है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर किसी एक टाइप की जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन दूसरे टाइप के रिसोर्सेज हैं ही नहीं। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स भी हैं जो कि सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनके पास सारे ही रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, लेकिन बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जहाँ पर जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो उदाहरण के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश देखिए मिनरल्स और कोल डिपॉजिट के लिए, कोयले के लिए बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं ये चीज़ें। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में तो वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज। तो जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है बट वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो एक कोल्ड डेजर्ट है हमारी कंट्री का लद्दाख, वो आप देखिएगा पूरी कंट्री से एक तरह से वो अलग थलग रहता है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, जो उसकी कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ही बढ़िया है, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लेकिन ये इसके यहाँ पर जो है वाटर रिसोर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनकी भी यहाँ पर कमी है। सो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। और इसीलिए जो नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल पर बैलेंस यूज़ के लिए, मतलब रिसोर्सेज के बैलेंस यूज़ के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा असेंशियल है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। पार्ट ए इज़ व्हाई इज़ रिसोर्स प्लानिंग नेसेसरी, यानी रिसोर्स की प्लानिंग नेसेसरी क्यों है। तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ नेसेसरी ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं बहुत ज़्यादा कहीं बहुत कम। नाउ द सेकेंड, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये लिखना है कि वो अलग थलग रहता है इस तरीके से वो, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट है बिल्कुल वो। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज, उसकी जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। लेकिन वहाँ पर पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बहुत ज़्यादा
कमी है, डेफिशिएंसी है। C is name the Indian state where you may find abundant deposit of coal, यानी ऐसे इंडियन स्टेट्स के नाम आपको बताने जहाँ पर कोल बहुत ज़्यादा है, उसकी जो मात्रा है, जो उसकी जो माइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो ये तीनों स्टेट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं मिनरल्स और कोल डिपॉजिट के लिए। Now the last question, name the Indian state where you may not find abundant water deposit, यानी एक ऐसा स्टेट का नाम आपको बताना है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो दैट इज़ राजस्थान। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।